घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बात सुनाता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजना बनाता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एकटक उसे देखती रहती हूँ। जब वह चुप हो जाता है तो बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है। पता नहीं कैसे क्या पूछते होंगे। मेरे लिए तो यह पहला ही मौका है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तुम भी एक मूर्ख हो। घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च का रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है। क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है। फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र होते हैं। वहाँ किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना जाकर। पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहाँ इरा को छोड़कर मैं किसी को जानती भी नहीं। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है। असहाय सी मैं कहती हूँ, और किसी को नहीं जानती। फिर मेरे चेहरे पर नजरें गाड़ कर पूछता है, निश्चित भी तो वही है, होगा, मुझे क्या करना है। उससे मैं एकदम ही भन्नाकर जवाब देती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि अब वह यही बात कहेगा। कुछ नहीं करना, वह छेड़ने के लहजे में कहता है, और मैं भभक बढ़ती हूँ। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है और मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झपटकर हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यहाँ जो देखेगा? और देख लेगा तो देख ले, आप ही कुढ़ेंगे। नहीं, हमें पसंद नहीं है यह बेशर्मी। और सच ही मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें पसंद नहीं है, चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों ना हो। पर है तो रास्ता ही। फिर कानपुर जैसी जगह कमरे में लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर बैठता नहीं, बस बाहों में भरकर एक बार चूम लेता है। यह भी जैसे उसका रोज का नियम है। वह चला जाता है। मैं बाहर बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर की देखती रहती, निरुद्देश्य सी, खोई खोई सी, फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को ही निहारती रहती हैं। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं है, मानो संजय की अनेकानेक आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं, सहला रही हैं, दुलरा रही हैं, और अपने को यूं असंख्य आंखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से ही मैं लजा जाती हूँ। मैंने संजय को भी एक बार यह बात बताई थी तो वह खूब हंसा था, और फिर मेरे गालों को सहलाते हुए उसने कहा था कि मैं पागल हूँ, निरी मूर्ख हूँ। कौन जाने, शायद उसका कहना ही ठीक हो। शायद मैं पागल ही हूँ। मैं जानती हूँ संजय का मन निशीथ को लेकर जब तब सशंकित हो उठता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशीथ से नफरत करती हूँ। उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? नीरा बचपन होता है, महज पागलपन, उसमें आवेश रहता है, पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है, पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर भी वेग से टूट जाता है। उसके बाद आहों, आंसुओं और सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने के अनेकानेक संकल्प, और फिर एक तीखी घृणा, जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है। उन सबको भूलने में एक दिन भी नहीं लगता। फिर तो वह सब ऐसी बेवकूफ़ी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ही इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थी, वरना जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थी
जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया था। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशीथ को भूल गई। मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियां गूंजने लगी। पर संजय है कि जब तब निशीथ की बात को लेकर व्यर्थ ही खिन्न सा हो उठता है। मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिलाकर अवश्य पड़ता है, पर मैं जानती हूँ वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। उसे कैसे बताऊँ कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का भविष्य की, मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूँ, या वह अपने ऑफिस की, मित्रों की बातें करता है, या हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं। पर इस सबका यह मतलब तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है। सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया है, स्थायी हो गया है। पर संजय को कैसे समझाऊं यह सब? कैसे उसे समझाऊं कि निशीथ ने मेरे अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी तिलमिला जाती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला था जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विषय मुझे पीना पड़ा, विश्वासघाती नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूँ, और सच पूछो तो अपने को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंसने से बच गई, जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है। संजय, यह तो सोचो कि यदि ऐसी कोई भी बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यूं आत्मसमर्पण करती, तुम्हारे चुंबनों और आलिंगनों में अपने को यूं बिखरने देती? जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। किया केवल इसीलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशीथ का प्यार तो मात्र छल में था, भ्रम था, झूठ था। परसों मुझे कलकत्ता जाना है, बड़ा डर लग रहा है, कैसे क्या होगा। मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो संजय को क्या कर रही हूँ कि वह भी साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू। अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ, यूँ अकेली घूम फिर भी लेती हूँ। तो संजय सोचता है मुझसे बड़े हिम्मत है, पर सच बड़ा डर लग रहा है। बार बार मैं यह मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई और मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी। कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक, पर इंटरव्यू का भय मादकता से भरे ही स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देता है। काश संजय भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता। कलकत्ता। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म में प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में ईरा को ढूंढती हूँ, वह कहीं दिखाई नहीं देती। नीचे उतरने के बजाय खिड़की में से ही दूर दूर तक नजरें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश दे मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे और बढ़ जाती है। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो ईरा खड़ी है, रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती हूँ, ओह, तुझे ना देखकर मैं घबरा रही थी कि तुम्हारे घर भी कैसे पहुंचूंगी। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुंचती है, उंगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देती है। ईरा मुझे इस पुल की विशेषताएं बताती है और मैं विस्मित सी उस पुल को देखती हूँ। दूर दूर तक फैले उंगली के विस्तार को देखती हूँ। उसकी छाती पर खड़ी और विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ, बड़े बड़े जहाज़ों को देखती हूँ। उसके बाद बहुत ही भीड़ भरी
सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची इमारतों और चारों ओर के वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का आभास होता है। और इस सब के बीच जैसे मैं अपने को बड़ा खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहाँ पटना और कानपुर और कहाँ कलकत्ता। मैंने तो आज तक कभी बहुत बड़े शहर देखे ही नहीं। सारी भीड़ को चीरकर हम रोड रोड पर आ जाते हैं। चौड़ी शांत सड़क, मेरे दोनों ओर लंबे चौड़े खुले मैदान। क्यों इरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर। हम जैसे डरे तो कोई बात भी है। जिसने अपना सारा करियर अपने आप बनाया वह भला इंटरव्यू में डरे? फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे, जाती हैं कभी उनके पास भी या नहीं? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी। कभी कभी यूं ही पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे। मैं मौन ही रहती हूँ। इरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ था, वे होते तो कुछ मदद ही करते। फिर एकाएक लगा कि उनकी अनुपस्थिति में शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। शाम को इरा मुझे कॉफ़ी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहाँ निशीथ दिखाई देता है। मैं सकपकाकर नज़र घुमा लेती हूँ, पर वह हमारी मेज पर ही आ पहुँचता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है, इरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। इरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो? जवाब इरा देती है, मैं देख रही हूँ। निश्चित बहुत बदल गया है। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिया है। यह क्या शोक चाल दिया। उसका रंग श्याम पड़ गया है। वह दुबला भी हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ पड़ते हैं। इरा को मुन्नू की चिंता सता रही थी और मैं स्वयं भी घर पहुंचने को उतावली हो रही थी। कॉफी हाउस से धर्मतल्ला तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। इरा उससे बात कर रही है मानो वह इरा का ही मित्र हो। इरा अपना पता समझा देती है और वह दूसरे दिन 9 बजे आने का वादा करके चला जाता है। पूरे 3 साल बाद निशीथ का यूँ मिलना न चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। बहुत दुबला हो गया है निशीथ, लगता है जैसे मन में कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं सह रहा है इसे। कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों ना हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों ना हो, पर मैं जानती हूँ यह झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उसे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो? उसने अपनी इच्छा से ही तो यह सब किया था। एकाएक ही मेरा मन कट हो जाता है। यही तो है वह व्यक्ति जिससे मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। ओह, क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया? जब वह मेज के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ़ी कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं। ज़रा उसका खिसियाना तो देखती। वह कल भी आएगा। मुझसे उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए था। मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। मैं उसे नफरत करती हूँ। अच्छा है, आए कल। मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ। यह भी बता दूंगी मैं उससे घृणा करती हूँ और उसे ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकती। यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बातें भी उठ रही थीं कि 3 साल हो गए, अभी तक निश्चित ने विवाह क्यों नहीं किया? करे ना करे मुझे क्या? क्या वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है? मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए। इस समय जबकि मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है, बताओ मैं क्या करूं? नौकरी पाना इतना मुश्किल है कि मुझे गुमान तक नहीं था। इरा कहती है कि 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते हैं। फिर या तो 300 का जॉब है। निशी सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटक, यहाँ तक कि उसने
अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? उसका परिचय बड़े-बड़े लोगों से है और वह कहता है कि जैसे भी होगा वह काम मुझे दिलाकर ही मानेगा, पर आखिर क्यों? कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि वह मेरे पास ना आए। 8:45 के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निशीथ टहल रहा है। वही लंबे बाल, कुर्ता पैजामा था। तो वह समय से पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 के पहले नहीं पहुंचता। समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं। उसे ये चक्कर काटते देख मेरा मन जाने कैसा हो गया, और जब वह आया तो मैं चाहकर भी कट नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। कैसे क्या करना होगा उसकी योजना भी बना डाली। बैठे बैठे फ़ोन से ऑफिस को सूचना भी दे दी कि आज वह ऑफिस नहीं आएगा। विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पाती थी, नकार भी नहीं कर पाती थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचो कहीं वह सुनकर यह दिलचस्पी लेना कम न कर दे। उसके आज भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफ़ी उम्मीद हो चली थी। यह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है। मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा। हमारे विवाहित जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख में बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं। मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठना नहीं, बस खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। एकाएक ही मुझे लगता है इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ देती, और वह क्या बिना बाहों में भरे, बिना प्यार किए यूं ही चला जाता। अच्छा तो चलता हूँ। यंत्र चलित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं। वह लौट पड़ता है और मैं ठगी सी देखती रहती हूँ। सोते समय मेरी आदत है कि संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ वे फूल नहीं हैं तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है।